हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और उसके साथ ही अपने गोल के ऊपर भी आपका फोकस बना हुआ है, स्टडी भी कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ ही क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का ग्रुप बना हुआ है उसका टेलीग्राम लिंक मैंने वहां पे शेयर किया है, तो आप वहां पे मतलब उसको ज्वाइन कर सकते हो। Before explaining MCQ along with the explanation, this is my app, Addusum app. ये मेरा WhatsApp नंबर है 7973179091। Addusum app जो है that is relevant for the student of commerce, economics and management, जो कि आपको structured solution जो है एक ही जगह पे provide करती है, lectures भी provide करती है, doubt sessions भी होते हैं, recorded lectures भी हैं, live lectures भी हैं, descriptive notes भी हैं, summarized notes भी हैं and test series भी है। एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड दैट इज आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज मैंने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के अपलोड किए हुए हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी इसके ऊपर अपलोडेड है, दैट इज आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। Which of the following is a closely associated with the strategic human source management? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि हमें बतानी है कि ये जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इसको विद कर लेना। WIT लिखा हुआ है, WITH है। कौन सी स्टेटमेंट जो है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के काफी क्लोज है। इज इट दी एफिशिएंट जो ह्यूमन सोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, क्या हमने उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, या बेस्ट ह्यूमन सोर्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, या राइट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन सोर्स, attracting the best human source, providing the best possible training, all are related with the strategic human source management. स्ट्रैटेजिक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, जब भी बात हम करते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की, it is always related to the future, it is always related to the long term. So strategic human source management involve a future oriented process of developing and implementing the HR programs. और यहाँ पे ये बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर इसका बहुत योगदान होता है और एक स्ट्रैटेजिक फ्यूचर के लिए HR प्लान को डेवलप करता है। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वी हैव टू, जो हमने प्लान आउट किया है उनको अचीव करना है। correctly assessing the staffing and skill needs and keeping training up to date. तो यहाँ पे जब ये प्लानिंग करता है तो वहाँ पे अपनी स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का उस सिनेरियो के अंदर स्किल रिक्वायर्ड है, किस तरह से हमने ट्रेनिंग दी है और किस तरह से हमने इसको जो बेस्ट हमने स्टाफ रखा हुआ है कॉम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना है, एक रिवॉर्ड सिस्टम किस तरह का डेवलप करना है। इवन इसके साथ हमें ये भी चेक करना है कि व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स दे आर डूइंग, हाउ दे आर रिक्रूटिंग, हाउ दे आर मेकिंग पेमेंट टू देम। और उसी की तरह ही हमने ट्रेनिंग एथिकली प्रैक्टिसेस की भी देनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंड्यूसिव कॉर्पोरेट कल्चर जो है एस्टैब्लिश किया जा सके। द बैलेंस स्कोर कार्ड प्रपोजेस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द बैलेंस स्कोर proposes that organization success depends upon these things. A focus on only the internal environment of organization, क्या हमें इंटरनल, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस प्राप्त करना है तो क्या वो इंटरनल इन्वायरमेंट पे फोकस करें, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होती है उसके ऊपर फोकस करें, या ये बिलीव ही इम्पॉसिबल है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही डिसीजन नहीं ले सकते, या हमें सारे फैक्टर्स की लिस्ट बनानी चाहिए कि क्या कौन से फैक्टर कॉज है, कौन से फैक्टर इफेक्ट है, ताकि हम देख सके कि फर्म की सक्सेस जो है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर सकें। So the right answer is the ability to develop a complete list of cause and effect relationship driving a firm success. कि कौन से फैक्टर्स कॉज हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस प्राप्त करती है। तो these are the MCQ which are
along with explanation, तो डेफिनेटली बैलेंस स्कोर कार्ड भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? एक परफॉर्मेंस मैट्रिक है जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी जज करते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस मेट्रिक है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बिजनेस के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या शॉर्ट कमिंग है, किस तरह से हम इम्प्रूव करते हैं, किस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। और ये बहुत याद रखने वाली बात है कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इन 92 के अंदर डेविड नॉर्टन एंड रॉबर्ट कैपलन, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जिन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो साथ साथ लिया, साथ में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को साथ के साथ किया। तो इसके अंदर देखो जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, क्योंकि जब भी हम परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो था इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी यूज किया जाता था, ताकि हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज कर सकें। बैलेंस स्कोर कार्ड जो है दैट इन्वॉल्व 4 चीजों को ये जज करता है: लर्निंग एंड ग्रोथ पैरामीटर्स, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। इसके ऊपर मेरी 2 वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हो, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है। देखो यहाँ पे जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ये इंफॉर्मेशन को एक सिंगल रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो इंफॉर्मेशन देता ही है, साथ में सर्विस एंड क्वालिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से हम अपनी शॉर्टकमिंग को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। When we judge someone on the basis of our perception of the group to which he or she belongs, we are using the shortcut। इसका मतलब है कि जब हम किस जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं तो ग्रुप्स बने होते हैं, तो कौन सा बंदा किस ग्रुप के साथ रिलेट करता है तो उसको ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम जज करते हैं। इज इट सिलेक्टिव परसेप्शन, इज इट हैलो इफेक्ट, इज इट कंट्रास्ट इफेक्ट, इज इट स्टीरियोटाइपिंग? तो द राइट आंसर इज द स्टीरियोटाइपिंग। तो इसको हम वन बाय वन करके सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है कि जब हम पूरी बात को नहीं सुनते, जिस बात के अंदर, जैसे मुझे छुट्टियों का बड़ा शौक है, अगर कोई बात हो रही है तो वहां पे बस इतना ही सुन लिया मैंने कि छुट्टी होने वाली है, तो उसके साथ और कंडीशंस हैं उनको मैंने इग्नोर कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परसीव what they want to hear in a message while ignoring the opposing viewpoint। कि हम सारी बात को नहीं सुनते, जिस बात में हमारा इंटरेस्ट होता है वही बात हम सुनते हैं, बाकी सारी इग्नोर कर देते हैं। हेलो इफेक्ट होता है कि जब एक ट्रेड के बेसिस पे हम मान लेते हैं, उसकी ओवरऑल जजमेंट कर लेते हैं कि जो हम मान लेते हैं जो टॉल बंदे होते हैं वो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उसका बंदे का जो टॉल लुक है उसके बेसिस पे विल अज्यूम कि ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। कंट्रास्ट इफेक्ट होता है कि देखो इंडिविजुअली हमें चीजों को असेस करना चाहिए, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उसका व्यू पॉइंट बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रास्ट इफेक्ट। लास्ट इज द स्टीरियोटाइपिंग। सोशल साइकोलॉजी के अंदर कि जो भी पर्टिकुलर ग्रुप है या क्लास ऑफ पीपल है, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उस बंदे को जज करते हैं। मैच द फॉलोइंग: परफॉर्मेंस बजटिंग, zero-based budgeting, summary of the functional budget, remain unchanged irrespective of the level of activity at stake, fixed budget, production oriented, Jimmy Carter and the master budget। परफॉर्मेंस बजट जो है परफॉर्मेंस बजट जो है प्रोडक्शन के साथ यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। जीरो बेस्ड बजट जो है पीटर फिन ने डेवलप किया था, और जिमी कार्टर जो उस वक्त गवर्नर थे उन्होंने उसको पॉइंट किया था। समरी ऑफ द फंक्शनल बजट जो है दैट इज द मास्टर बजट। फिक्स बजट जो है जो कि फिक्स रहता है, अगर हमने 1000 यूनिट्स के लिए बजट बनाया है तो एक्चुअल में भी वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर 1000 यूनिट जो है हम मैन्युफैक्चर करते हैं। फिक्स बजट के अंदर हम एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन नहीं करते कि ये फिक्स है ये वेरिएबल है। अब हम इसको वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग जो है दैट इज ए मेथड ऑफ बजटिंग दैट प्रोवाइड द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच द फंड्स आर नीडेड। ये पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए हमें फंड चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है, रिलेटेड एक्टिविटीज क्या है, किस तरह से हमने उस एक्टिविटीज को अचीव करना है, किस तरह से हमने आउटपुट जो है उसको प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज को रेंडर करना है। तो परफॉर्मेंस बजट जो है दैट इज रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस।
जीरो बेस बजटिंग जो है, दैट इज ए मेथड ऑफ बजटिंग जहाँ पे हमें जीरो से क्रैश से स्टार्ट करना है। अगर मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट करना है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पुराने प्रीवियसली हमने इतना पैसा खर्च किया था तो अब महंगाई बढ़ गई है तो अब मुझे 10 या 20% से ज्यादा दे दीजिए। ये कन्वेंशनल बजट है। हर एक एक्टिविटी के लिए जो भी मुझे फंड चाहिए जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाई आई एम नीडिंग, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच। इसको 70 के अंदर पीटर फिन ने डेवलप किया था। फिर was appointed by the Georgia Governor Jim Carter to manage the state's budget process। इसीलिए वहां पे जो ऑप्शन थी जिम कार्टर को हमने टिक किया था। मास्टर ऑफ बजट जो है दैट इज द समरी ऑफ ऑल द लो लेवल बजट। तो इसके अंदर जो हमें मतलब काफी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, फोरकास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिक्स बजट जो है इसको हम स्टैटिक बजट कहते हैं। यहाँ पे हम होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गुड जो है सेल करेंगे। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन फिक्स एंड वेरिएबल के अंदर नहीं होती और ये एक्चुअल आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने 1000 का बजट बनाया तो एक्चुअल में भी 1000 होना चाहिए। अगर वहां पे 1200 होता है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है क्योंकि यूजीसी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे सेल जो है ₹20 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 14 है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 5,40,000 प्लस 2,50,000 है। तो यहाँ पे दो चीजों को हमने कैलकुलेट करना है। एक तो ब्रेक इवन बताना है जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और दूसरा अगर हमें 60,000 का डिजायरेबल प्रॉफिट लेना है तो हमने बताना है कि कितने यूनिट्स हमने सेल करने हैं। तो दीज आर ऑल दी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं। अब हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि राइट ऑप्शंस कौन सी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज 26,40,000 इज द ब्रेक इवन, और उसके साथ 1,40,000 जहाँ पे हमें 60,000 का डिजायरेबल प्रॉफिट्स होता है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस जो है 20 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 14 है, तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लेनी है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज द कंट्रीब्यूशन, 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड को हमने ऐड अप कर लेना है। तो ये 7,92,000 है, 5,40,000 प्लस 2,50,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट जो है 6,92,000 है, और फिक्स्ड जो कॉस्ट है दैट इज फिक्स कंट्रीब्यूशन जो है, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ₹6 है, उसे हमने डिवाइड कर देना है। तो ये यूनिट्स के अंदर आ जाती है कि 1,32,000 के अंदर अगर हम 1,32,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो वहां पे हमें ब्रेक इवन मिल जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब हम इसको सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 26,40,000। तो अब हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें डिजायरेबल प्रॉफिट 60,000 चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायरेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है यूनिट्स के अंदर आ जाता है 1,42,000 यूनिट्स। इन्होंने यूनिट्स ही पूछे हैं, अगर वैल्यू के अंदर पूछा होता तो हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता 20 लाख 28,40,000। A company issues 11% 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर ए पार, और टोटल जो हमारे पास अमाउंट जो है एग्रीगेट जो इकट्ठा हुआ है दैट इज 2 लाख। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 2000 डिबेंचर्स हमने इशू किए थे, और इनको हमने जो रिडीम करना है दैट इज एट पार आफ्टर 5 ईयर, और जो कंपनी का टैक्स रेट है दैट इज 40%। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, पीछे वाली थोड़ी सी स्टेटमेंट गड़बड़ थी। ए कंपनी इश्यूज 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each for a amount aggregating at a par, redeemable at a 10% premium after 5 years. Company tax rate is 40%. तो ये 8.19, 11%, 5.5 and 10%।
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज द 8.9। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट है ये आपने जो मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर दी है वो स्टेटमेंट है। पार पे ये इश्यू किया है, प्रीमियम पे हमने रिडीम किया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो जो आंसर है, क्योंकि इसका मतलब है कि जब हमने इसका फार्मूला जो लिखना है, जब हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज द इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट 1 माइनस टी, और यहाँ पे पीरियड जो है 5 ईयर है, प्लस तो 1/5। और यहाँ पे देखो जो हमारे पास जो है हमने क्योंकि 10% प्रीमियम पे रिडीम किया है 2,20,000, तो जो नेट प्रोसीड्स है वो 2 लाख है। तो नीचे जो है 2,20,000 रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स को हमने ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यूज आ जाती है 13,200। तो यहाँ पे 2,20,000 के अंदर से 2 लाख माइनस किया तो वो 20,000, 5 से डिवाइड किया तो 4 लाख आ जाता है। तो नीचे जो है 4,20,000 है, 2 से डिवाइड किया तो 2,10,000। तो ये हमारे पास आ जाती है 8.19। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 11% जो है ये 22,000 जो है 2 लाख के ऊपर 11% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये 22,000 है। तो यहाँ पे हम सिंपली 11 इंटू 1 माइनस 0.40 इन प्लस 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, 110 प्लस 100 बाय 2। तो उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं आंसर, किसी भी तरीके से हम निकालें तो सेम ही आएगा वो। तो ये इसका फार्मूला है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। कॉस्ट ऑफ जो डिबेंचर्स है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस 1/n इंटू रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। और जो रिडीमेबल पीरियड है दैट इज आफ्टर 5 इयर्स है। Maslow's theory of motivation deals with what? Different types of behavior among employees, hierarchy of needs, carrot and stick approach of the motivation, awarding of the employees। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट ऑप्शन है hierarchy of needs। अब हम देखते हैं कि जो मैस्लो की थ्योरी है, क्योंकि ये अब्राहम मैस्लो ने 1943 के अंदर दी थी, जो कि ह्यूमन को किस थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के अंदर उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि ये 5 जो कैटेगरी ऑफ ह्यूमन नीड्स है ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिपेंड करती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी के बाद होता है कि हमारी लाइफ और हमारी चीजें सिक्योर रहे, फिर होता है कि हमें सोशली जो है लोग एक्सेप्ट करें, फिर उसके बाद हमें रिकॉग्नाइज करें, फिर एंड में लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो जो ऊपर वाली 3 है वो लोअर लेवल है और जो नीचे वाली 2 है वो हाई लेवल है। तो यहाँ पे एक जरूरत को जैसे फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी तो फिर हम सेफ्टी नीड पूरी होगी तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एक नीड को पूरी करेंगे तो दूसरी नीड पे जाएंगे। जो पिरामिड है, अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो बॉटम के अंदर जो है लोअर लेवल नीड्स है और ऊपर जो है हायर लेवल नीड्स है। The essence of control is the action, organizing, coordination and planning. एक कंट्रोल का एसेंस क्या है? कंट्रोल से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? दैट इज द एक्शन। कि जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं, जो हमने प्लानिंग की है और जब हम एक्चुअल को चेक करते हैं, तो वहां पे एसेंस ऑफ कंट्रोल जो होता है एक्शन, ये एक्शन लेना है। तो हमने तब तक काम कर मतलब एक्शन लेते रहना है अगर प्लानिंग और एक्चुअल में डेविएशन है, ताकि हम वहां पे सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो। तो एक्शन के बिना ये मीनिंगलेस है। तो एसेंस ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम इज टू टेक एक्शन एट द राइट टाइम। The firm take out financing is a method of providing financing for less than 1 year project, more than 15-year project, less than 5-year projects, more than 25-year projects. मोर देन 15 ईयर प्रोजेक्ट्स। देखो जो टेक आउट फाइनेंस होता है जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं 15 साल के लिए, मतलब जो होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो टेक आउट फाइनेंसिंग होती है जो इनिशियल लोन जो लिया हुआ है उसको ये रिप्लेस करती है।
the balance of the debenture sinking fund after redemption of debenture fund, कि देखो जो हमने रिडम्पशन कर दिए डिवेंचर्स जिसके लिए हमने डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाया है, अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो वो हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? इज इट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द डिवेंचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, वन ऑफ द अबव. सो द राइट ऑप्शन इज द जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर करना है कि जब डिवेंचर की रिडम्पशन हो जाती है तो सिंकिंग फंड के अंदर जो बैलेंस बचता है that has to be transferred to the general reserve account. Incremental cash flow in, देखो जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इन रिलेशन टू कैपिटल बजट डिसीजन रेफर टू कि कैश फ्लो जो है एक समय के अंदर इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीमेंटल चेंज इन कैश फ्लो है अगर प्रोजेक्ट जो है एक साल से एक्सटेंड किया रहता है, या कैश फ्लो विच आर डायरेक्टली attributable to the investment या डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्ट्रीम्स एंड इनिशियल कैश फ्लो. तो यहाँ पे जो हमने देखना है कि जैसे कैश इनिशियल कैश फ्लो आ रहा है और जो बाद में कैश इनफ्लो आ रहा है उसके अंदर जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल. सो दिस इज के जो कैश फ्लोज होते हैं कि हमने यहाँ पे निवेश किया है तो उसके साथ जो हमें कैश फ्लो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो. इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है दैट इज द एडिशनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो. जब हम एक नई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करते हैं तो वो जो हमें वहां से इन्वेस्टमेंट से जो हमें रिटर्न मिलती है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के कैश फ्लो इंक्रीज हो रहे हैं. Incremental cash flow जो है that is the potential increase or decrease in a company's cash flow related to the acceptance of the new project or investment in a new asset. तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा जो MCQ वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है. हम जो नया MCQ जो है अगली वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगी along with the explanation. अगर आपने मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब. उसी के साथ ही अगर आप स्ट्रक्चर वे के अंदर स्टडी करना चाहते हो तो do download my app, that is the Edison app, जिसका link I will be sharing in the description box. Thank you for watching Shashi Agarwal channel.